हेलो गाइस, वेलकम टू योर बैलेट स्टडी। दिस आर सारे योर टीचर गाइड एंड टू फ्रेंड। तो गाइस कहते हैं कि चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। और देखो यूट्यूब की इस दुनिया ने तुम्हें इस मास्टरपीस वीडियो तक पहुंचाई दिया, जिससे तुमने अगर फोकस के साथ 29 मिनट देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चैप्टर का कोर कंसेप्ट प्लस आपके सभी डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की हर इंपॉर्टेंट लाइन, इमेजेस, छोटे मोटे बॉक्सेस जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो है, पूरा देखना। और हाँ, जाते नोट्स का प्रसाद भी लेके आना, जिससे तुम कभी भी उन्हें उठा के जो है पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको। ठीक है, तो चलो यार पढ़ते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है खूबसूरत पेंटिंग के साथ, जो कि फ्रेडरिक शुरू नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1848 में बनाई। तो यार फ्रेडरिक अंकल जिनकी इस इमेज की वजह से कहानी स्टार्ट होती है और चैप्टर हमारे सिलेबस में आता है, उनके लिए कुछ तो बनता है। अब आप डिसाइड कर लो, तालियां या समझ गए। तो देखो एनसीईआरटी जो है ना आपकी, उसमें भी ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको इमेज देखने मिल जाएगी, जिसमें देखो आप देख सकते हो स्टैचू लिबर्टी है, जिसकी तरफ ये मैन वुमेन सभी एज के जो है, सभी क्लास के, सोशल क्लास के और जो सभी एज के एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे स्कूल असेंबली में तुम सब बच्चे चलते हो ऐसे लाइन बना के चल रहे हैं। ठीक है, और देखो इसमें आप देखोगे आगे की तरफ तो ये मोनार्की के सिंबल्स वगैरह हैं, जिनका भी स्किल कचरा हो गया है। ठीक है, और इसे इमेज को देखोगे तो देखो इसमें ना ये सभी जो है अलग अलग नेशन के, मतलब अलग अलग जो है ना कस्टम के जो लोग हैं आपको दिखेंगे इसमें। और इनके हाथों में देखो फ्लैग्स वगैरह हैं, जैसे इसके हाथ में देखोगे तो आप ये जर्मनी का फ्लैग आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली इस इमेज में पता है। तो ये पेंटिंग ना स्टूडियो ने सोशल और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को विजुलाइज करके बनाई है। कोई फ्रांस में मोनार्की खत्म होगी और जो है डेमोक्रेसी चलेगी। तो ये ना फ्रेडरिक का यूथोपियन विजन था। यूथोपियन यानी एक ऐसा विजन था जो कि एक्चुअली में उस समय एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो डिफरेंट नेशन में डाइवर्सिफाइंग हो जाएंगे और अपने नेशनल फ्लैग्स और नेशनल कस्टम से जाने जाएंगे। ठीक है, और देखो इस इमेज में भी आप देखोगे तो ये देखो इस इमेज का अगर हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें तो आपको सही से दिखेगा कि ये जो लोग हैं इन्होंने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं अपने कस्टम के हिसाब से। और इसमें देखो कौन कौन से लोगों के देश है, तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, रसिया के ये सब लोग हैं। ठीक है, तो देखो ये सब आप इसमें देखोगे। और तो देखो ये सब जो आर्ट किया है ना स्टूडियो ने, तो ये दिखाता है कि मतलब फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की फीलिंग को जो है सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है इसकी पेंटिंग में हमें देखने में मिलता है। और स्टूडियो की इसी पेंटिंग की वजह से पूरे यूरोप में जो है धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी में जो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जागने लगी, उन्हें लगने लगा कि भाई हमें भी नेशन स्टेट्स बनानी चाहिए। अब नेशन स्टेट्स का पहले उसका मतलब जानो। तो देखो नेशन स्टेट्स मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मेनली कॉमन डिसेंट, लैंग्वेज, हिस्ट्री, मतलब कि जब बहुत सारे लोग मतलब एक ही जो है उनका डिसेंट हो, उनकी हिस्ट्री जो है वो कल्चर उनका सब सेम हो और एक ही लैंग्वेज बोलते हो, और जब वो एक सोसाइटी बनाते हो तो उसे बेसिकली हम नेशन स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है बेसिकली लोगों को लगने लगा कि हमें नेशन स्टेट्स बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि मोनार्की में देखो ऐसा होता है कि लोग आज अगर इस राजा का अंडर में है तो कल उस राजा के, क्योंकि राजा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आप उसे विजुलाइज करो। अब देखो विजुलाइज करने के लिए इसलिए करो कि स्टूडियो ने विजुलाइज किया और उसने एक पेंटिंग बना दी, जिसकी वजह से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपको एक पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, इसलिए आप विजुलाइज करो। क्या विजुलाइज करना है? देखो क्या विजुलाइज करो, आपने बैडमिंटन कोर्ट तो देखा होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे सेटल कॉक होती है तो वो पहले इस कोर्ट में होती है, देन उसे कोई थ्रो करता है वो इसमें जाती है। तो ऐसे लोगों की सिचुएशन थी कि मतलब जो राजा बदलते रहते हैं ना, तो पहले लोग अगर इस कोर्ट में तो फिर इसमें जाएंगे, तो ऐसे करके जो है ये सिचुएशन पूरी चेंज होती है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ हिस्ट्री को सही से जो है सुनते रहो, क्योंकि विजुलाइजेशन की पावर आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टूडियो ने विजुलाइज करा, उन्होंने पेंटिंग बना दी, हम विजुलाइज करेंगे, पूरा चैप्टर दिमाग में छाप लेंगे। ठीक है, तो चलो बस यही हम देखेंगे इस चैप्टर में। और हाँ, ये तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हमने एक पेंटिंग के बारे में देखा कि उससे कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों में। लेकिन गाइस इसमें 6 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हम आराम से विस्तार से सब टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन टॉपिक्स पर, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखो किसी भी नेशन को नेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है नेशनलिज्म की फीलिंग, और फ्रांस के लोगों में फीलिंग आती है द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से। तो देखो किसी भी रेवोल्यूशन में होते हैं कुछ रेवोल्यूशनरीज, मतलब क्रांतिकारी। तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरीज थे इन्होंने कुछ चेंज किए, कुछ मतलब हम कह सकते हैं कुछ स्टेप्स लिए, और जिन्हें गाइस आपको याद करनी होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है ना तो ये वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन है। तो देखो तुम टेंशन ना लो, मैं याद करा दूंगा कैसे। देखो ये निमोनिक याद कर लो, क्या सिग्मा रूल, इससे गाइस आप सभी पॉइंट्स इजीली याद कर सकते हो। कैसे? तो देखो
तो सबसे पहले ये रेवोल्यूशनरीज कुछ फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को फ्रेंच फ्लैग और ट्राइका फ्लैग से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, ली सिटियन यानी द सिटीजन और ला पैटी यानी द फादरलैंड के ये कुछ आइडियाज लाते हैं, जिसमें नोशन है कि भाई हम सब एक ही नेशन के लोग हैं जो कि इक्वल राइट्स एंजॉय करते हैं अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और जो है देखो इसमें आप देखोगे तो इन्होंने कुछ स्टेट जनरल जो है वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा बनाई गई, जिनका नाम रखा गया नेशनल असेंबली, ठीक। और कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट भी लाए गए, ठीक है। चलो ये हमने देखा। और देन इसके बाद देखो जो है आगे इन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बनाए, जिसमें जो है इन्हें यूनिफॉर्म लॉस मिले हैं, ठीक है। चलो और देन लास्ट जो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो रीजनल डायलेक्ट थे, मतलब कई सारी लैंग्वेज बोली जाती थी ना, उन सबको हटा के कॉमन लैंग्वेज इनकी फ्रांस की अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे लाया गया है, ठीक है। तो गाइस देखो ये हमने देखा सिग्मा रूल की मतलब कैसे जो ये रेवोल्यूशनरी से इन लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है या हम कहें तो देशभक्ति वाली फीलिंग है वो कैसे डेवलप की है, ठीक है। तो चलो ये सब तो हुआ, लेकिन इसके अलावा वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने और मिडिल क्लास जनता ने कुछ क्लब्स बनाए। अब क्लब्स का नाम सुन के तो यही याद आएगा, लेकिन गाइस ये वाले क्लब नहीं, ये जैकोबिन क्लब। ये इस मोटिव से बने कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो पूरे फ्रांस में फैले, ठीक है। तो 1790 से 1799 तक यही सब चला, लेकिन इसके बाद इस कहानी में आता है एक डायनेमिक कैरेक्टर नेपोलियन बोनापार्टी। हाँ गाइस वैसे तो नो डाउट ये फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके मोनार्की ही लाना चाहता था, जिसका बेसिकली लोग अपोज ही करते, लेकिन इसने लॉन्च कर दिया सिविल कोड ऑफ कंडक्ट 1804, जिसका दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे एफिशिएंट लॉ थे, जैसे कुछ बर्थ के बेसिस पर मिलने वाले जो स्पेशल राइट्स थे इसने उन्हें अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे एफिशिएंट बना दिया, पीजेंट को टैक्स फ्री कर दिया, और जो बिजनेसमैन के फायदे के लिए कई सारे काम करे, ठीक है। और जो वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम था उसे भी इनने यूनिफॉर्म कर दिया। तो देखो इन लॉलीपॉप से जो आम जनता थी वो इनिशियली खुश हुई, ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें लगने लगा कि यार इस सब में कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम है ना वो कम हो रही है, तो मतलब वो इसका बेसिकली अपोज करने लगते हैं। और एट द एंड 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में जो है इसकी नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है। और ऐसे करके जो इसका रूल है वो भी फ्रांस से खत्म हो जाता है। तो देखो इस इमेज में आप देख सकते हो कि नेपोलियन है, ठीक है। और इसके बैक से कुछ लेटर टाइप के घर हैं जो कि शो कर रहे हैं ये वो सब टेरिटरीज हैं जो इसने फ्रांस में रूल करते हुए हारी हैं, ठीक है। तो चलो गाइस हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रांस रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, जिसमें हमने देखा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे हुआ और नेशनलिज्म का जो आइडिया वो डेवलप कैसे हुआ। तो चलो ये तो फ्रांस की बात हुई, लेकिन अब हम देखेंगे पूरे यूरोप में कैसे जो नेशनलिज्म का आइडिया वो डेवलप होता है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की कैसे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म लाया जाए। तो देखो यहाँ एक अलग चैलेंज था रीजनल स्टेट्स का, रीजनल वेरिएशन का, लैंग्वेज का, कल्चर का, कि वही कहीं जो है हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा है, कहीं जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, कहीं पॉलिश स्पीकिंग लोग हैं। तो ऐसे में जो है ना पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कैसे जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज किया गया और जो नेशनल स्टेट्स बनी, चलो वो देखते हैं। तो देखो बेसिकली दो क्लासेस थी, 10th हुई, जिसमें से आपका एक दोस्त था उसने नेशनलिज्म की फीलिंग को जो है इमर्ज किया। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं था, यहाँ क्लास से मतलब है पीपल के बेसिस पर, उनकी पावर और उनके वेल्थ के बेसिस पर, ठीक है। तो दो क्लास थे, कौन? एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट। तो एरिस्टोक्रेट जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी जिन पे पावर ज़्यादा थी, वेल्थ ज़्यादा थी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम थी। वहीं हम देखें जो पीजेंट है उनकी पॉपुलेशन बहुत थी, लेकिन उन पे वेल्थ भी कम थी और उन पे पावर भी कम थी। लेकिन इस सब के बीच एक नई क्लास उभर के आती है जो ना तो डोमिनेंट थी एरिस्टोक्रेट जैसी और ना सबमिसिव थी पीजेंट्स जैसी, ठीक है। इसमें बहुत सब मिडिल क्लास मैन आते हैं जो एजुकेटेड थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, जो चाहते थे कि भाई सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे, मतलब जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम होता है कुछ ऐसा। तो वहीं जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो चाहते थे कि पावर उनके पास रहे। तो देखो इनके इन्हीं जो अपोजिट थॉट है इनसे कन्फ्लिक्ट हुआ और जिसकी वजह से एक नया आइडिया इमर्ज हुआ लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है। और देखो अपना अगला जो टॉपिक है वो भी यही है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो देखो पहले लिबरलिज्म का मतलब जानो। तो देखो ये एक लैटिन वर्ड लिबर्स आना है जिसका मतलब फ्री, की सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल रखो कि लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। और देखो ये भी दो बेसिस पे डिवाइड है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जिसमें जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है वो कहता है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि सब कुछ गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म है इससे ही जो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, ये सब चीज़ जो है वो पिक्चर में आना शुरू हो गई, ठीक है। चलो लेकिन जो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म है कहता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन,
मतलब देखो ऐसा था, ट्रेडिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। तो ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है इसका यही मोटिव था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है इन्हें हटाया जाए। और वहीं हम देखें तो देखो एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स ले जाए जाते थे ना उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। अब देखो जो मर्चेंट है उनके लिए ये चीज़ तो खराब है कि अब उन्हें जगह जगह टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्हें बचेगा ही क्या। तो इस सब को देखते हुए कुछ स्टेप्स लिए गए, जिसमें से एक था जोलबरीन, जो कि जर्मन और प्रशिया स्टेट्स का इनिशिएटिव था, ठीक है, जिसमें यह था कि जो ट्रेड बैरियर वगैरह थे उन सबको एबॉलिश किया गया और जो सबकी अपनी अलग अलग 31 टाइप्स की करेंसी चलती थी, हाँ गाइस 31 टाइप्स की, उसे रिड्यूस करके सिर्फ 2 पर लाया गया, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म था ना, इसने कहीं ना कहीं जो लोगों के नेशनलिज्म सेंटिमेंट है ना उन्हें और भी ज़्यादा मजबूती दे दी, ठीक है। तो गाइस ये जो अपना टॉपिक है ना, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये इतना हार्ड नहीं है, बल्कि चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। बस आप चीज़ों को जो है ना एक कहानी की तरह समझते हो, चलो कि पहले ये हुआ देन ये हुआ। क्योंकि देखो मुझे पता है जब आप ये टॉपिक्स देखते हो एनसीईआरटी में कि पेजेस पूरे के पूरे भरे पड़े हैं तो लगता है कि यार ये मुश्किल है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। बस आप टॉपिक वाइज पढ़िए, पीछे कहानी को याद रखते हुए, ठीक है। इससे जो है ना चैप्टर का पूरा जो फ्लो है वो बना रहेगा। और देखो माना थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपसे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलो यार अपनी कहानी को अब करते हैं कंटिन्यू। तो देखो अब टॉपिक आता है अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो देखो जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे ना ये कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मतलब जो चेंजेस नहीं चाहते, हिंदी मीनिंग देखे तो रूढ़िवादी पुरानी सोच वाले, ठीक है। तो ये जो है ना 1815 के बाद फिर से पावर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो हमने देखा था कि जो नेपोलियन है वो 1815 में हार जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यही जो कंजर्वेटिव से रूल करते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले आके जो मिडिल क्लास पीपल की लिबरलिज्म की डिमांड थी ये उसे दबा देते हैं, ठीक है। और जो अब देखो जो ये यूरोपियन पावर्स थी, कौन, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये सब जो है ना एक मीटिंग करते हैं कहाँ पर, बेना नाम की जगह पर, ठीक है। और उस मीटिंग को जो होस्ट करते हैं वो थे ड्यूक मेटरनिक। और देखो ये जो अंकल है ना ड्यूक मेटरनिक, ये बहुत ज़्यादा बोल बच्चा ना, मतलब इनके द्वारा बोली गई कुछ ऐसे स्टेट्समेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। तो देखो होता यह है कि ये जो मीटिंग है ना इसमें एक ट्रीटी या हम कहें तो एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे बेसिकली कहते हैं ट्रीटी ऑफ बेना 1815। तो देखो वो भी इस मोटिव से कि जो नेपोलियन ने, देखो हमने देखा था ना नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, किसमें, सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे जैसे वो आया था रूल में। तो उन सब जो चेंजेस है ना उन सबको अंडू कर दिया जाता है। अंडू मतलब जो जैसा था उसे वैसे ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने जो है कंजर्वेटिव्स ने आते क्या करा, इन्होंने जो है ना बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया और जो फ्रांस है उसकी जो बाउंड्रीज हैं उस पर कुछ जो है स्टेट्स बना दी जिससे फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके, ठीक है। और देखो इन्होंने जो है ना नेपोलियन ने जहाँ जहाँ मोनार्की को ओवरथ्रोन किया था उस सबको रिस्टोर कर लेते हैं। अब देखो कंजर्वेटिव पावर में तो आ गए लेकिन जनता खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने नेपोलियन के रूल में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय की थी, वो फ्रीडम का टेस्ट ले चुके थे। और अब कोई इंसान की फ्रीडम लेगा तो वो थोड़ी ना चुप बैठेंगे। तो देखो जो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हैं बिल्कुल कमिटेड हो गए कि भाई हम तो जो है मोनार्की को अपोज करेंगे और नेशन स्टेट्स बना के ही रहेंगे। और उसमें से एक मोस्ट प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज थे गुजिपी मजीनी, जो कि इटली के थे। और इन्होंने बेसिकली 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, कौन सी, यंग इटली मार्सलीस में और एक यंग यूरोप 1 में, ठीक है। तो देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे, तो याद रखना कि गुजिपी मजीनी ने फाउंड की बेमी शॉर्ट, ठीक है, कैसे कि 1 में यंग यूरोप और मार्सलीस में यंग इटली, ठीक है। और देखो जो ये गुजिपी मजीनी है ना इनका एक बिलीव भी था क्या कि गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि जो भगवान है वो भी चाहते हैं कि जो मैनकाइंड है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो भी जो है एक नेशन बना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हुआ। और देखो आगे इसमें दिया है कि जो ड्यूक मेटरनिक है वो इनके बारे में, जो गुजिपी मजीनी उनके बारे में कहते हैं कि ये जो इंसान है ना ये डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे याद रखना कि ये जो स्टेट्समेंट कही गई है कि गुजिपी मजीनी ने क्या कहा और जो ड्यूक मेटरनिक है उन्होंने गुजिपी मजीनी के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे जो हमारे टॉपिक है दूसरा मेजर टॉपिक वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखो हमने यहाँ तक कहानी समझी कि भाई लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जाग चुकी है। तो अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं इन्हें हटाया जाए, जिसके लिए फिर से रेवोल्यूशंस होंगे। तो देखो अब यहाँ पे जो अपना अगला टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-1848। तो इसमें भी देखो जो ये है ना सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रांस से, ठीक है। और फ्रांस में जुलाई 1830 से स्टार्ट होता है। और देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करो, हमने देखा था 1789 में भी जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है फ्रांस में और कैसे धीरे धीरे उसकी आंधी जो है पूरे यूरोप में फैल जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जो है ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। तो इस बात को देखते हुए जो बोल बच्चन अंकल थे ना, कौन, ड्यूक मेटरनिक, वो कहते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप उसकी सर्दी महसूस करता है। इसका मतलब यह है कि गाइस
हर लड़ाई की शुरुआत जो है फ्रांस में होती है और धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन जो है ना, उसमें क्या होता है कि जो ट्रीटी ऑफ बेना थी, जो कि कंजर्वेटिव्स ने उसमें जो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था ना, सबसे पहले उसे उठा के फेंका जाता है किसके द्वारा, लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। ठीक है, और इसी जुलाई रेवोल्यूशन में जो है जो बेल्जियम है वो अपनी इंडिपेंडेंस ले लेता है किससे, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से। तो देखो यहाँ से ना एक तरीके से जो इंडिपेंडेंस का कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि मतलब अलग अलग देश हम देखें कि बेल्जियम हो गया, ग्रीस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब यहाँ से इंडिपेंडेंट होना या हम कहते हैं नेशन स्टेट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो आप ग्रीस की कहानी पढ़ते हैं कि ग्रीस में क्या हुआ। तो देखो ग्रीस वाला जो पार्ट था ना, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में था और ओटोमन एम्पायर में ज़्यादातर जो पीपल थे वो इस्लामिक थे और जो ग्रीस वाला पोर्शन था इसमें क्रिश्चियंस थे। तो वो सोचते हैं कि भाई हमें एक अलग नेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज हैं ग्रीस वाले पोर्शन के, वो पूरा जिम्मा अपने ऊपर उठाते हैं कि चलो हम एक अलग नेशन बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो एक इंग्लिश पोएट है लॉर्ड बायरन, ये भी ज़्यादा लड़ाई करने के लिए, लेकिन रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है सर्दी जुकाम से। ठीक है, और देन इसके बाद एक ग्रीस में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। ठीक है, और इसमें जो है ग्रीस को अपनी इंडिपेंडेंट मिल जाती है। ठीक है, तो गाइस देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फ्रांस में जो एक चिंगारी लगती है और पूरे यूरोप में वो फैलने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेल्जियम और ग्रीस तो हो गए इंडिपेंडेंट। आगे हम देखेंगे कि जो जर्मनी और इटली है वो भी होंगे। तो गाइस चलो वो उनका हम देखेंगे आगे, वो इसके बाद है। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बीच में आता है, कौन सा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो पहले उस पढ़ते हैं। तो देखो इसमें दिया है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, वो कैसे आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, सॉन्ग के थ्रू जो स्प्रेड की जा रही है। देखो एक तरफ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मतलब नेशन स्टेट्स बन रही है और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जा रही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा सॉफ्ट मेथड हम कह सकते हैं यूज़ किया रहे हैं, इससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आए। अब देखो हम भी कोई देशभक्ति का गाना सुनते हैं तो कैसे हमें गूज़बम्स आते हैं। तो गाइस बस यही कुछ तरीके उस समय आजमाए गए थे। ठीक है, और देखो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है जर्मन फिलोसफर का, जॉन गॉटफ्राइड का, कि वो कैसे जर्मन कल्चर में अपनी आर्ट्स, अपनी स्टोरीज से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा राइज अप कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो अपना टॉपिक है ना, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड मतलब नेशनल फीलिंग, इसका जो मेन क्रक्स है वो यही है कि मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए जो ये आर्ट, पोएट्री और जो स्टोरीज वगैरह ये सब मेथड यूज़ किए गए। तो देखो अब अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर वर्ल्ड। इसमें दिया है कि 1830 में ना यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी। कैसे, तो देखो एक तरफ तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और जो फूड का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा था। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉपुलिज्म या पॉवर्टी वाली सिचुएशन थी। तो ऐसे में जो है ना, जो लुईस फिलिप है उन्हें फोर्सली अपनी जो पोजीशन है वो छोड़ कर जाना पड़ा और मतलब जो नेशनल असेंबली है वो रिपब्लिक प्रोक्लेम हो जाती है। अब देखो अपनी बुक में आगे दिया है साइलेसिया के बारे में कि वहाँ के वीवर्स कैसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे लड़ाई करते हैं और मतलब बेसिकली होता है इन दी एंड कि 11 वीवर्स को गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो मतलब इस टॉपिक में 1830 से 1848 में हमने देखा कैसे हंगर मतलब भुखमरी और हार्ट्स मतलब कठिनाइयाँ और रिवॉर्ड मतलब झगड़े हुए। ठीक है, तो इसका बारे में बताया हमें इसमें। तो देखो अब हमारा जो आगे टॉपिक आता है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। इसमें देखो जो अभी हमने देखा था कि स्टार्विंग, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब जो है पुअर पीपल फेस कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने रिवॉल्ट किया। लेकिन अब बारी आती है मिडिल क्लास पीपल की। तो देखो जो ये जर्मनी, इटली, पोलैंड, आज हमें अलग अलग नेशन दिखते हैं ना, उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ के जो मिडिल क्लास पीपल थे वो चाहते थे कि भाई हमें जो अपनी नेशन स्टेट्स बनाने चाहिए, हमें अपने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल बनाने चाहिए। तो देखो जो उस समय जर्मनी था वो जो है ना रशिया के अंडर में था। तो जो जर्मनी के लोग थे, जो जर्मनी के मिडिल क्लास पीपल थे, वो जो एक फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर इकट्ठे होते हैं और जो जर्मन नेशन असेंबली बनाते हैं, जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जिसमें वो बेसिकली अपनी डिमांड लिखते हैं और उसे जो है ना वो विलियम फोर जो कि उस समय रशिया के किंग थे उनके सामने इसे प्रेजेंट करते हैं सेंट पॉल नाम की एक जगह पर। ठीक है, और जो है ना मतलब ये जो किंग है वो उनकी डिमांड को मतलब देखता ही नहीं, वो पहली फुर्सत में जो है सब कुछ रिजेक्ट कर देता है। और क्योंकि जो ये मिडिल क्लास पीपल थे, इन्होंने आर्मी ट्रूप्स का और पीपल्स को भी इसमें शामिल नहीं किया था। तो बेसिकली होता यह है कि इनकी जो ये सब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था और जो डिमांड रखी थी वो सब जो है एक तरीके से खारिज कर दी जाती है। ठीक है, और देखो बुक में दिया है कि ये जो वुमेन्स, इस समय जो वुमेन्स है उनकी पोजीशन क्या थी इस मीटिंग में। तो ये जो मीटिंग हुई थी सेंट पॉल में, इसमें वुमेन को रखा तो गया था, मतलब उन्हें एज अ पार्ट जो है उन्हें लाया तो गया था, लेकिन सिर्फ एज अ विजिटर, उन्हें कोई भी डिसीजन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने का हक नहीं था। तो देखो अब जो इनकी डिमांड नहीं सुनी गई मिडिल क्लास पीपल की, ये कि इनका फेलियर था तो गाइस बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो किंग को ये तो महसूस हो गया था कि भाई मैंने आज तो इनकी डिमांड डिनाई कर दी, लेकिन हो सकता है कल फिर से आ जाए।
तो देखो यहाँ से जो अपना अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें बताया कि कैसा जो जर्मनी और इटली है वो एक नेशन बने, ठीक है। तो देखो जो लिबरल मिडिल क्लास थिंग की कोशिश तो बेकार रही, लेकिन अब जो जर्मन के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है पूरा जिम्मा खुद पे लेते हैं और 7 साल में 3 वॉर करते हैं जिसमें वो सभी जीतते हैं और जर्मनी को यूनिफाई करा देते हैं। और एक जो है विलियम वन नाम के प्रसन किंग जो थे उन्हें जो है जर्मन का एम्परर बना दिया जाता है, ठीक है। तो देखो फाइनली जो है 18 जनवरी 1871 में जर्मनी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो देखो जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद इटली यूनिफिकेशन की लंबी दास्तान है कि जो इटली है ना 7 स्टेट्स में डिवाइड है, जिसमें से सिर्फ साधारण पिडमोंट रीजन जो है ना उस पर इटली प्रिंसली हाउस रूल करते थे। बाकी जो नॉर्थ वाला रीजन है उसमें ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग का रूल था, साउथ वाले में बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का रूल था, और जो सेंट्रल वाला है उसमें जो है पोप का रूल था, ठीक है। और उस समय जो इटालियन लैंग्वेज थी उसकी भी एक कॉमन फॉर्म नहीं थी, उसमें भी कई सारे रीजन और लोकल वेरिएशन थे, ठीक है। तो देखो जो ये साधारण पिडमोंट रीजन है ना, इसके जो किंग थे वो थे विक्टर इमैनुएल II। तो जो कि ये रीजन एक्चुअली मतलब इटालियन प्रिंसली स्टेट था। तो जो विक्टर इमैनुएल II है इन पर पूरी जिम्मेदारी आती है इटली को यूनिफाई कराने की, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं चीफ मिनिस्टर कैबियोर पे। ऐसा क्यों? तो देखो इन्होंने देखा कि जैसे जर्मनी में चीफ मिनिस्टर ने धूम मचा दी और जो है मतलब ओटो वन बिस्मार्क ने और जो है जर्मनी को यूनिफाई करा दिया, इन्हें लगा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर वो भी शायद ऐसे ही करे, ठीक है। तो जो कैबियोर है ना, वैसे तो ये इटली के ही थे लेकिन इनके जो अच्छे संबंध थे वो थे फ्रांस से, ठीक है। तो ये फ्रांस की मदद लेते हैं और जो नॉर्थ वाला रीजन जो कि ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग के अंडर में था उसे आज़ाद करा देते हैं, ठीक है। और जो साउथ वाला रीजन है उसे मतलब आज़ाद कराते हैं ये अंकल कौन, गुजिपी गैरिबाल्डी। गुजिपी मजिनी अलग है, गुजिपी गैरिबाल्डी अलग है। गुजिपी गैरिबाल्डी ने जो बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी साउथ वाला रीजन में उसे आज़ाद कराया। और अब बचा सेंट्रल वाला रीजन। तो देखो सेंट्रल वाला रीजन पोप के अंडर में था और जो पोप है उन्हें देखा कि भाई मतलब जो है नॉर्थ वाला रीजन भी इनका हो गया, साउथ वाला रीजन भी इनका हो गया, अब मेरा नंबर है। तो एक तरीके से इसके लिए लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी और जो पोप है वो खुद ही जो है वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और इस तरह जो पूरा इटली है वो यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब इटली और जर्मनी तो यूनिफाई हो गए, अब देखते हैं कि ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ। तो देखो यह है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस है तो देखो जर्मनी और इटली में हमने देखा कि उन्होंने अपनी यूनिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान किसी न किसी से फाइट की, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं था। वहाँ सब चीज़ें जो मतलब जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो ग्रेजुअली और धीरे धीरे चला, ठीक है। तो देखो ये पूरा ब्रिटिश आइल है, इसमें जो है अलग अलग एथनिक के लोग रहते हैं जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ठीक है। तो इनके जो है सबके अपने अलग अलग कल्चर थे और जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, ठीक है। लेकिन इन चारों में जो है ना जो इंग्लिश जनता है मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। कैसे कॉम्प्लेन पी है नहीं गाइस, यहाँ बढ़ने से मतलब है वेल्थ वाइज, पैसे वाइज, मतलब जो मतलब उन पर पैसा जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, उनकी पावर बढ़ने लगी। तो अब देखो किसी पे पैसा आता है तो वो सोचता है कि भाई आज अगर हम 2 BHK में तो कल पूरी बिल्डिंग अपनी हो, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये सोचते हैं कि भाई मतलब यहाँ पे तो पूरे देश और टेरिटरी की बात हो रही है ना। तो ऐसे जो है इंग्लिश जनता जो है जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई हम एक्सपेंड करें, ठीक है। तो देखो लेकिन इसके लिए कोई लड़ाई नहीं करते, ठीक है। इसलिए स्ट्रेंज केस है। तो होता ही है कि जो सेंटर वाला रीजन है ना उसमें जो किंग होता है उससे उसकी पावर वगैरह ले लेते हैं, उसको भगा देते हैं। और 1688 में जो सेंटर वाला रीजन है वो तो चलो ग्रेट ब्रिटेन में आ गया, ठीक है। लेकिन जो स्कॉटिश वाला रीजन है इसमें क्या होता है कि जो एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 होता है और जो ये स्कॉटिश वाला रीजन है ये भी जो है इसमें कॉपरेट हो जाता है। और देखो इसमें 2 तरीके लोग थे, जैसे मतलब जो पूरा ये हम देखें तो ग्रेट ब्रिटेन था, इसमें 2 तरीके के लोग थे, प्रोटेस्टेंट और जो है कैथोलिक, ठीक है। जो कैथोलिक थे वो नहीं चाहते थे कि जो आयरलैंड है, जो आयरलैंड अभी बचा है वो जो है मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें कॉपरेट हो। लेकिन मतलब उसके लिए एक जो है वोल्फटन नाम का आदमी है वो लड़ाई भी करता है और वो हार जाता है और फिर जो है आयरलैंड है उसे जबरदस्ती जो है ग्रेट ब्रिटेन में कॉपरेट हो जाना पड़ता है 1801 में, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा जो ब्रिटेन है वो यूनिफाई हो गया, ठीक है। चलो यूनिफाई तो हो गया, तुमने चलो जो अलग अलग टेरिटरी थी उन्हें जोड़ लिया और एक नेशन बना लिया, लेकिन वो नेशन वाली फीलिंग कैसे लाए? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया देखो, तो उसके लिए ये जो है अपने कुछ ब्रिटिश फ्लैग लाए यूनियन जैक नाम का, ठीक है। और नेशनल एंथम लाए जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये कुछ हम कह सकते हैं इन्होंने ऐसे करके जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो भी इन्होंने डेवलप कर ली, ठीक है। तो गाइस ये पूरा केस था कि हमने देखा कि कैसे जो ब्रिटेन है वो यूनिफाई हो गया।
तो चलो अब अगला टॉपिक आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो देखो अभी हमने देखा कैसे अलग अलग नेशन स्टेट्स बनी, कैसे जो है अलग अलग नेशन यूनिफाई हुए, लेकिन अब सिर्फ टेरिटरी को जोड़ने से थोड़ी ना वो नेशन वाली फीलिंग आएगी। उसके लिए कुछ तो इमोशन कनेक्ट हो, मतलब ऐसे नेशन को देख के थोड़ी ना कहेंगे नेशन की जो है उसके लिए कुछ तो ऐसा हो जिससे पर्सोनिफाई किया जाए। जैसे भारत माता की इमेज देख के हम सब कहते हैं भारत माता की जय, कुछ ऐसा। तो ये जो अलग अलग नेशन मतलब स्टेट्स बनी, ये अपना जो पर्सोनिफिकेशन शुरू कर देती है कि देश सिर्फ खेत खलियान मिट्टी ज़मीन नहीं है, वो एक भावना है, एक विचार है, जिससे देख के एक इमोशनल टच बना है। जैसे भारत माता की इमेज और इंडियन फ्लैग देखे कैसे हमारे दिल से सैल्यूट निकलता है, कुछ ऐसा। तो देखो अपनी बुक में दिया है कि जो ये फ्रांस और जर्मनी है ना, ये मतलब जो है अपनी फीमेल एलिगरी लाती है, जिससे जो है एक नेशन की फीलिंग आए। अब देखो एलिगरी का मतलब कि कोई भी ऐसा विजुअलाइज पर्सन जिसे देख के मतलब जो है एक देश का चेहरा दिखे, जो देश को रिप्रेजेंट करे, जो उस देश के लोगों के लिए पूजनीय हो, कुछ ऐसा। ठीक है, तो जो ये जर्मनी है और जो ये फ्रांस है अपनी एलिगरी लाती है। इनका नाम देखो कि फ्रांस में जो है मैरेन और जर्मनी में जर्मेनी है। ठीक है, तो ये इन दोनों देशों की जो है ये एलिगरी है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का निचोड़ने के बाद अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक जो कि है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो पहले दोनों का मतलब जानो। देखो नेशनलिज्म कहता है राष्ट्रवाद, मतलब देश के प्रति जो लोगों में भावनाएं जुड़ जाती हैं वो। ठीक है, तो ये अपना नेशनलिज्म हुआ। और इंपीरियलिज्म जो कि नेशनलिज्म से भी एक स्टेप अप है। इसे देखो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज आपका फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि भाई मेरा फोन अच्छा है, किसी ब्रांड का मान लो, वो कहता है मेरा फोन अच्छा है, तो हमने कहा चल भाई हमने माना तेरा फोन बढ़िया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेशनलिज्म। लेकिन अब वो कहता है कि पूरी क्लास में पूरे स्कूल में सिर्फ मेरा ही फोन अच्छा है, तो गाइस ये होगा इंपीरियलिज्म, जहाँ बात आती है सिर्फ खुद को बेस्ट समझने की, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे ही जो ये जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस है, अब देखो ये नेशन स्टेट तो बन गए। ठीक है, चलो सही है, और लोगों में फीलिंग आ गई कि भाई मेरा देश महान। लेकिन अब इनमें से कोई कहेगा कि सिर्फ मेरा ही देश महान, तो वो होगा इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो चलो ये समझा। अब देखो जो ये ओटोमन एम्पायर था ना, इसके अंदर कई अलग अलग रीजन आते हैं, जैसे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेस्टोनिया और भी हैं। ठीक है, तो होता ही है कि 1871 के टाइम इनमें आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, जो कि फिर भी कुछ हद तक सही था। लेकिन इन्हें सपोर्ट मिलने लगता है मेजर पावर्स का, जैसे फ्रांस का, जर्मनी का। मतलब अब तुम ये सोचो, पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन लाओ कि ये जो मेजर पावर्स है इन्हें सपोर्ट कर ही क्यों रही है छोटी मोटी कंट्री को। तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जो मतलब ये कंट्रीज थी ना, ये सी रूट के पास थी। तो फ्रांस ने सोचा कि अगर मैं इस वाली को सपोर्ट करूंगा तो हो सकता है कि मुझे पूरा सी एक्सेस मिल जाए। ठीक है, ऐसे जर्मनी का भी अपना कोई पर्सनल मोटिव रहा होगा। तो ये मेजर पावर्स कहीं ना कहीं आपस में खुद लड़ने की पोजीशन में आ गए। देखो छोटे मोटे देश लड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब ये फ्रांस जर्मनी आपस में भिड़े तब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यूरोप में जो 1914 में तब डिजास्टर हुआ। तो देखो यहाँ पे कहानी को समझो कि देखो जो ये ओटोमन एम्पायर के अंदर छोटे मोटे देश थे आपस में लड़ रहे थे, नेशन स्टेट के लिए बेसिकली लड़ रहे थे, तो चलो वो फिर भी ठीक है। लेकिन जब इन्हें सपोर्ट मिल गया ना, कि मतलब जब फ्रांस भी इनके लिए सपोर्ट करने लगा और जब जर्मनी वो किसी और देश को सपोर्ट करने लगा, तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में फाइट होनी शुरू हो गई और इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, तो देखो ये सब जो हुआ वो हमने देखा कि ये जो है इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी से हुआ। इंपीरियलिज्म क्या कहता है कि भाई जो है अपने आप को जो है सुपरलेटिव मानना, मतलब अपने आप को जो है सर्वोपरि मानना। ठीक है, तो इस आइडियोलॉजी को ही अपोज करने के लिए बाद में कुछ एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट भी चलाया गया। ठीक है, और देखो ये जो अभी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा गाइस, कैसे जो ये यूरोप में आइडिया जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो उभरा, मतलब वो कैसे इमर्ज हुआ। तो यही जो आइडियोलॉजी थी ये पूरे दुनिया भर में बाकी और भी जो देश थे यूरोप से बाहर, ठीक है, तो वो इस आइडियोलॉजी को नेचुरली और यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं और अपने अपने हिसाब से जो अलग अलग नेशन जो है वो अपनी नेशन स्टेट्स बनाते हैं, देश बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हाँ गाइस बस इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो यार अब बस बिना किसी टेंशन के एक बार जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए उन्हें पढ़ लो, इनफैक्ट ऊपर से देख लो, पूरा चैप्टर दिमाग में छप जाएगा। और हाँ अभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम आए तो बस आप टेलीग्राम डाउट बॉक्स में उससे पूछ लो, या कुछ नहीं ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एक भी ऐसी वीडियो मिस ना हो जो आपकी प्रिपरेशन में चार लगा दे। तो चलो यार मिलके करते हैं इस क्लास 10th की जर्नी में क्वालिटी स्टडी ओनली ऑन योर लविंग चैनल वायलेट स्टडी।